मित्रों, लिखावट में आप सबका स्वागत है। आज के आमंत्रित कवि अमर बानिया दोहरे जी हैं। कवि पर एक टिप्पणी करने के लिए हमारे मित्र कवि ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। मनोरथ दहल जी हैं और डीएम मिश्र हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को संदेश भेजा था, बानिया जी अपनी कविताओं का पाठ करेंगे। उसके पहले ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी नेपाली कविता और बानिया जी की कविता पर एक टिप्पणी रखेंगे। बानिया जी से मेरी मुलाकात या संपर्क या परिचय इस ऑनलाइन माध्यम से ही हुआ। यह ऑनलाइन माध्यम की बहुत बड़ी विशेषता है कि हम दूर दराज बैठे मित्रों से मिल लेते हैं, हाल चाल जान लेते हैं। बानिया जी प्रकृति की गोद में रहते हैं। उनसे बातचीत हो रही थी। उन्होंने बताया था कि उनके घर से डोकलाम 60 किलोमीटर है। उनके घर से थोड़ी दूर पर सिक्किम है और पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, अनेक घाटियां हैं। मैंने उनसे पूछा था क्या डोकलाम में कुछ होता है, तो आप लोगों को सुनाई देती हैं आवाजें। तो अमर जी ने बताया कि नहीं, कई घाटियों का फर्क है। डिस्टेंस तो 60 किलोमीटर ही है, लेकिन कई घाटियों की दूरी है। बिल्कुल सही है। तो आज हम एक ऐसे कवि की कविताएं सुन रहे हैं जो पूरे प्रकृति में रहता है, प्रकृति से रोज आमना सामना करता है, प्रकृति में अपना भरोसा जताता है और प्रकृति से ही प्रेरणा लेता है। इस कवि को आदमी पर बहुत भरोसा है, इंसानियत पर भरोसा है। उनकी कविताओं में यह इंसानियत आती रहती है, जाती नहीं है, सिर्फ आती रहती है, आती रहती है। तो अमर बानिया जी की हम कविताएं आज सुनेंगे और देखेंगे कि आदमी जहाँ रहता है वहाँ की स्थानीयता कविता में कैसे आती है। हम सब लोग देखेंगे, सुनेंगे, महसूस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे कवि मित्र ब्रजेंद्र त्रिपाठी, जो आजकल पुरानी सरस्वती के नए अवतार के संपादन के साथ जुड़े हैं। सरस्वती के कई अंक आ चुके हैं। इसके पहले आप साहित्य अकेडमी की पत्रिका भारत समकालीन भारतीय साहित्य का संपादन किया है और साहित्य अकेडमी के पदाधिकारी रहे हैं। कई दायित्वों को बड़े ही कुशलता से निर्वाह किया है और कई भाषा और साहित्य से जुड़ी हुई कई संस्थाओं में सहयोग, सलाहकार इत्यादि हैं और बहुत सक्रिय हैं। तो उनकी सक्रियता को हम सलाम करते हैं और ब्रजेंद्र जी को आमंत्रित करते हैं कि वो नेपाली भाषा की कविता और अमर बानिया जी की कविता पर एक वक्तव्य लिखावट से
के पाठकों श्रोताओं के लिए रखें। ब्रजेंद्र जी, आपसे सादर आग्रह है। बहुत ब्रजेंद्र बहुत त्रिपाठी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी, और लिखावट का भी आभार कि इस आज के आयोजन में मुझे आमंत्रित किया। अमर बानिया जी मेरे बहुत ही पुराने मित्र हैं और उनको सुनना और उनकी कविताओं पर बात करना मेरे लिए निश्चित रूप से सुखद होगा। बानिया जी का स्वागत है इस मंच पर। और मैं पहले थोड़ा सा नेपाली भाषा और उसके काव्य संसार को लेकर चर्चा करूंगा, क्योंकि हमें बहुत कम जानकारी दूसरी भाषाओं के बारे में होती है। भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें जिन 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है उनमें नेपाली भाषा शामिल है। लेकिन ये बड़े दुख और खेद का विषय है कि हमारे बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को ये लगता है कि नेपाली नेपाल की भाषा है, भारत की भाषा नहीं है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हम राष्ट्रीय ऐक्य और अखंडता की बात तो करते हैं बड़े जोर शोर से, लेकिन अपने देश की भाषाओं, अपने देश की संस्कृतियों, अपने देश के लोगों के आचार विचार, उनके रहन सहन, पहनावे आदि को लेकर के उतनी जानकारी हमें नहीं है। अब कुछ ओलंपिक खेलों में जब नॉर्थ ईस्ट के लोग आने लगे हैं तो थोड़ी सी एक सजगता की स्थिति देखने को मिलती है। नहीं तो बहुत बार हम दिल्ली और उत्तर भारत के कई नगरों में इसकी स्थितियां देखते रहते हैं, जब नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, उन्हें चीनी कह दिया जाता है। तो हमें अपने देश की भाषाओं और विविध संस्कृतियों को जानना चाहिए, क्योंकि हम कोई एकल संस्कृति नहीं है, हम विविध संस्कृति के लोग हैं। हमारे देश में तमाम संस्कृतियां हैं। तो नेपाली भाषा जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में से एक है, जो नेपाल तथा भारत के विविध क्षेत्रों में बोली जाती है। विशेषकर भारत की बात करें तो दार्जिलिंग, सिक्किम, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड में। इसके अतिरिक्त भूटान, उत्तरी म्यांमार तथा हांगकांग में भी नेपाली भाषी लोगों की संख्या है। नेपाली भाषा के प्राचीन रूप को खस भाषा कहा जाता था और यह देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती थी। तमाम जो आधुनिक आर्य भाषाएं हैं उनका जो उद्भव है वो 10वीं शताब्दी से माना जाता है। नेपाली भी इसका अपवाद नहीं है। भारतीय आर्य भाषाओं के मध्य नेपाली की स्थिति विशिष्ट है। भारत और नेपाल की जो आज की राजनीतिक और भौगोलिक स्थिति है, उसे बहुत पहले से नेपाली भाषा भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित होती रही है। राजनीतिक रूप से दो अलग देश होने के बावजूद दोनों की सीमाएं एक दूसरे के लिए खुली रही हैं, और धर्म, संस्कृति और भाषा ऐसे तत्व हैं जो उन्हें एक दूसरे के निकट लाते रहे हैं। दोनों देशों की सीमाएं खुली होने के कारण रोग बेरोग दोनों देशों में आते जाते रहे हैं। इधर 1-2 वर्षों से स्थितियों में थोड़ा परिवर्तन हुआ है। हम जानते हैं जब से नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार आई है, थोड़ा चीन के प्रति उनका लगाव बढ़ा है, तो कुछ थोड़ी तनाव की स्थिति है, लेकिन फिर भी दोनों देशों के लोगों में बहुत ही आत्मीयतापूर्ण संबंध है। दोनों देशों के रचनाकारों के मध्य इतना घनिष्ठ संबंध रहा है कि साहित्य इतिहासकारों के लिए, जिन्होंने नेपाली साहित्य का इतिहास लिखा है, उनके लिए नेपाल और भारत के रचनाकारों को अलगा करके इतिहास लिखना संभव नहीं है। मैंने जितने भी नेपाली साहित्य के इतिहास देखे हैं उनमें दोनों देश के रचनाकारों का एक साथ उल्लेख मिलता है। साहित्य की, यहाँ साहित्य जैसी अपने आरंभिक काल में अनुसूचित रहा है कि उन्हें बिलगा कर देख पाना संभव नहीं था। बहुत से लेखकों का जन्म तो नेपाल में हुआ, लेकिन उनकी पूरी शिक्षा दीक्षा और उनका कार्य जीवन भारत में व्यतीत हुआ। बनारस एक ऐसा केंद्र था जो नेपाल से निरंतर जुड़ा रहा। बनारस का नेपाली भाषा, साहित्य और इतिहास के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान रहा है। मोतीराम भट्ट ने यहीं रहते हुए नेपाली गद्य का शुभारंभ किया था।
उनका जन्म तो काठमांडू में हुआ था, लेकिन उनकी शिक्षा दीक्षा बनारस और कोलकाता में हुई थी। सन 1883 में मोतीराम भट्ट का रचना काल आरंभ होता है। बनारस को नेपाली का केंद्र स्थल बनाने का श्रेय मोतीराम भट्ट को है। नेपाली भाषा के उद्भव और नेपाली समाज में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। वे बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। बनारस में उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन बाबूराम कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर भारत जीवन प्रेस की स्थापना की थी और यहीं से नेपाली की पहली पुस्तक, जो नेपाली रामायण के नाम से हम जानते हैं, भानुभक्त रामायण, यहीं से प्रकाशित हुई थी और वे नेपाली पुस्तकों के पहले प्रकाशक थे। यह भी ध्यान देने की बात है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ मोतीराम भट्ट का बड़ा ही निकट का संबंध था। भारतेंदु मंडली की तरह उन्होंने भी मोतीराम मंडली की स्थापना की थी। नेपाली साहित्य के इतिहास में 1883 से 1919 तक के कालखंड को मोतीराम युग के नाम से जाना जाता है, ऐसा उनका महत्व है। ऐसे लेखकों की एक लंबी सूची है जिनकी जन्म भूमि तो नेपाल थी, लेकिन जिन्होंने बनारस में रहकर साहित्य सृजन किया। ऐसे रचनाकारों में हम अगर नाम लेना चाहें तो नीलदेव पंत, पद्म प्रसाद भट्टराई, पंडित देवी दत्त पराजुली, लक्ष्मी प्रसाद देव कोटा आदि के नाम सहज रूप से लिए जा सकते हैं। इन्हीं में उदय पत्रिका के संपादक एवं कथाकार काशी बहादुर श्रेष्ठ का भी नाम है। काशी बहादुर श्रेष्ठ का जन्म बनारस में ही हुआ था और उन्होंने उदय नाम की पत्रिका निकाली जो लगभग 20 वर्षों तक निरंतर निकलती रही। 1937 से 1967 तक उन्होंने इस पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया। इस पत्रिका का पुनर्प्रकाशन और संपादन अब उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद श्रेष्ठ बनारस से ही कर रहे हैं। काशी बहादुर श्रेष्ठ का योगदान इस रूप में रहा कि उन्होंने युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया और नए रचनाकारों की पूरी पीढ़ी तैयार की। असम, दार्जिलिंग, सिक्किम, मणिपुर, बर्मा, भूटान, देहरादून, धर्मशाला आदि में नेपाली भाषी क्षेत्रों में उन्होंने एक नई चेतना जागृत की। अगर हम नेपाली काव्य की विकास यात्रा को समझना चाहें तो उसे 3 कालखंडों में विभाजित करके देख सकते हैं। जो प्रारंभिक काल है वो संवत 1827 से 1940 तक का है। माध्यमिक काल 1941 से लेकर के 1974 और आधुनिक काल संवत 1975 से लेकर अब तक का है। लेखनाथ पौड्याल की कविता के साथ ही नेपाली की आधुनिक कविता का आरंभ माना जाता है। इस काल में पूर्वी और पाश्चात्य कविता की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों से प्रेरणा ग्रहण करके सांस्कृतिक पुनर्जागरण की यात्रा शुरू हुई। आधुनिक नेपाली कविता में 5 धाराएं दिखाई पड़ती हैं: शास्त्रीयतावादी धारा, स्वच्छंदतावादी धारा, प्रगतिवादी धारा, प्रयोगवादी धारा और समसामयिक धारा। हम देख सकते हैं कि जैसे कि हिंदी साहित्य के इतिहास को अगर हम देखना चाहें तो लगभग ऐसा ही क्रम वहां भी दिखाई पड़ता है। नेपाली काव्य में शास्त्रीयतावादी धारा के प्रवर्तन का श्रेय लेखनाथ पौड्याल को है। उन्होंने इसे मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्ति से मुक्त किया। नैतिक मूल्य मान्यताओं की स्थापना के साथ सामाजिकता के आलोक में कविता की रचना शुरू हुई। इसमें भौतिकवाद का विरोध और आध्यात्मिक चेतना की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। इस धारा के प्रमुख कवियों में लेखनाथ पौड्याल के साथ बालकृष्ण सम, धरणीधर कोइराला, देवी दत्त पराजुली, प्रेम प्रसाद भट्टराई, बद्रीनाथ भट्टराई, गुणराज उपाध्याय, भीमनित तिवारी आदि के नाम लिए जा सकते हैं। नेपाली स्वच्छंदतावादी कविता के प्रणेता के रूप में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का नाम लिया जाता है। संवत 1991 से 2016 तक इस काव्य प्रवृत्ति का बोलबाला रहा। देवकोटा अंग्रेजी साहित्य की स्वच्छंदतावादी कविता के गंभीर अध्येता थे, इसलिए उन पर उसका गहरा प्रभाव था और इसीलिए नेपाली स्वच्छंदतावादी कविता अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी कविता धारा से गहरे प्रभावित रही। इस कविता में प्रकृति प्रेम, मानवतावादी दृष्टिकोण, आध्यात्मिक चेतना
अतीत, राग, वर्तमान के प्रति असंतोष आदि दिखाई पड़ता है। इस धारा के प्रमुख कवियों में लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा के साथ सिद्धिचरण श्रेष्ठ, भवानी भिक्षु, गोपाल प्रसाद रिमाल और माधव प्रसाद झिमिरे का नाम महत्वपूर्ण है। इसी तरह 2017 संवत से प्रयोगवादी धारा का प्रादुर्भाव होता है। हम जानते हैं कि हिंदी में भी प्रयोगवादी धारा का एक पूरी एक परंपरा रही है। इस धारा के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण जो काव्य आंदोलन आयामी कविता का चलता है और एक महत्वपूर्ण पुस्तक तीसरा आयाम करके प्रकाशित हुई थी। और उसमें जो प्रमुख बात ये थी कि ये जो कविता की धारा थी वो पारंपरिक ढांचे को, कविता के पारंपरिक ढांचे को एक तरह से तोड़ती हुई नए शैली, शिल्प और संरचना के साथ प्रकट हुई। यहाँ ईश्वर के प्रति अनास्था, सामाजिक मान्यताओं का मुखर विरोध, शैली शिल्प की दुरूहता तथा पारंपरिक भाषा संयोजन का विखंडन दिखाई पड़ता है। आज के बहुमुखी एवं विश्रृंखलित जीवन की संश्लिष्ट संवेदना प्रयोगवादी कवियों की अन्य क्षेत्र रही है। प्रयोगवादी नेपाली कविता प्रकृति और जीवन के विविध पक्षों को समेटती चलती है। बिंब और प्रतीकों का सुंदर प्रयोग इस कविता को संप्रेषणीय बनाता है। आधुनिक नेपाली प्रयोगवादी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर हैं ईश्वर बल्लभ, बैरागी काइदा, मोहन हिमांशु थापा, कृष्ण भक्त श्रेष्ठ, मदन रेग्मी, पारिजात और रत्न शमशेर राणा। विक्रम संवत 2030 के बाद की जो नेपाली कविता है वो समसामयिक धारा की कविता है और इस धारा के अंतर्गत सड़क कविता क्रांति, कोलाज आंदोलन, तरलवाद जैसे काव्य आंदोलन देखे जा सकते हैं। इस धारा के कवि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आई विकृतियों और विसंगतियों को अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति में सामने ला रहे हैं। समसामयिक धारा के प्रमुख कवियों में असित राय, रामचंद्र गिरी, पुष्पलाल उपाध्याय, तुलसी बहादुर छेत्री अपटन, गिरमी शेरपा, मोहन ठकुरी, मन प्रसाद सुब्बा, जसयोंजन प्यासी, गोपी नारायण प्रधान आदि के नाम लिए जा सकते हैं। साथ ही इसमें राजेंद्र भंडारी, वीरभद्र कार्की ढोली, भविलाल लामछाने, खड्गराज गिरी आदि महत्वपूर्ण कवि। इसी समसामयिक धारा के कवियों में आज के जो हमारे कवि हैं अमर बानिया, लोहरो भी आते हैं। अमर बानिया नेपाली के सुपरिचित कवि हैं। उनकी आधा दर्जन से अधिक काव्य कृतियां प्रकाशित है। अपनी भाषा के वे अत्यंत संवेदनशील कवि माने जाते हैं और प्रकृति और परिवेश का सूक्ष्म पर्यवेक्षण आपकी कविताओं में दिखाई पड़ता है। अपनी रचना प्रक्रिया के बारे में एक जगह लिखते हैं, दरअसल मुझे नहीं लगता कि मैं लिख रहा हूँ, लगता है कि कविताएं ही मुझे लिख रही हैं। मुझको दृश्यों में, शब्दों में और समय की शून्यताओं में इस तरह, बस मैं तो केवल कान, आंख, नाक, संवेदना और समय की स्याही हूँ। न जाने इस भौतिक भीड़ में कितने लोग पढ़ पाते होंगे। एक कवि की पीड़ा भी है सामने और हम जानते हैं कि ये बात कई लोगों ने कही है। भवानी प्रसाद मिश्र ने ही कही है कि कविताएं मैं लिखता नहीं, कविताएं मुझ पर उतरती हैं, और एक सच्चे कवि पर कविताएं उतरती ही हैं। तो इस बात को अमर बानिया भी अपने शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं। अमर बानिया सिक्किम से आते हैं। भारतीय नेपाली साहित्य के विकास में सिक्किम का अप्रतिम योगदान रहा है और अमर बानिया अपने रचना क्रम के माध्यम से इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। इस रचना क्रम में उन्होंने अपना स्वयं का जीवन दर्शन विकसित किया है जो उनकी रचनाओं में प्रतिच्छायित है। इसमें जीवन और जगत की अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास है। उनका स्वयं का मानना है कि अभी हमारे हृदय और मस्तिष्क के संसर्ग से जन्म ले रही चेतना काल की ये कविताएं हैं, लेकिन जिस वक्त दोनों उस पूर्ण चेतनावस्था के अव्यक्त आनंद में समाहित नहीं होंगे, उसके बाद कविता जन्म लेकर भी उसी समय स्थिति और अवस्था का
स्वरूप बनेगी। यही चेतना देश और विश्व की अभिव्यक्ति है। उनकी कविताएं, अगर अमर बानिया बहुत ही सहज सरल व्यक्ति हैं, वे बाहर और भीतर से एक जैसे हैं। उनके व्यवहार और कर्म में हम फांक नहीं देखते। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत सारी साहित्य अकादमी की गोष्ठियों में उनकी भागीदारी रही है। मैं कई बार सिक्किम गया हूं तो एक बड़े ही सहज भाव से, सब उत्सुक भाव से हमारे पास आते रहे हैं और एक जैसे मेजबान का जो दायित्व है वो निभाते रहे हैं। अल्पभाषी हैं और बराबर एक भावधारा में डूबे रहते हैं, कुछ खोए खोए से विचारमग्न, जीवन जगत की मानो कोई गुत्थी सुलझाते हुए। जैसी सहजता उनके व्यक्तित्व में है वैसी ही उनकी रचनाओं में भी है। उनकी कविताओं में एक दार्शनिक और आध्यात्मिक चेतना के बराबर दर्शन होते हैं। नेपाली काव्य जगत में बानिया ने अपनी एक विशिष्ट पहचान कायम की है। उनकी काव्य कृतियों में एक नूतन शैली के दर्शन होते हैं। उनकी कविताएं चिंतन प्रधान, बौद्धिक ऊर्जा से भरपूर और दार्शनिक भावधारा को समेटे हुए हैं। उन्होंने अपनी सहज अनुभूतियों को सशक्त काव्याभिव्यक्ति दी है। बानिया की कविताओं में समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े वर्ग की व्यथा, पीड़ा, दुख, दर्द, उसके आशा निराशा का आत्मीय चित्रण दिखाई पड़ता है। वह इन लोगों के स्वर को अपनी कविताओं में वाणी देते हैं और मानवीयता के पक्षधर के रूप में सामने आते हैं। अमर की कविताओं के चिंतन प्रधान और विचार प्रधान होने की बात पहले कह चुका हूँ। वे उन चीज़ों को भी अपने चिंतन की परिधि में लाते हैं जिन्हें हम प्रायः नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी ये कविता व्यतिरेक अनेक में वे घड़ी और समय को लेकर के चिंतन करते हैं। आगे बढ़ाने से बढ़ती है, पीछे मोड़ो मुड़ती है, तो रोकना चाहो तो रुकती है, जिसे घड़ी कहते हैं। कभी भी वैसा नहीं होता, मिलाने से नहीं मिलता, आगे बढ़ाने से नहीं बढ़ता, रोकने से नहीं रुकता, उसे समय कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के सूचक शब्द, परस्पर के प्रतीक, दोनों ही विपरीत ध्रुवों के प्रत्यय, जीवन और मृत्यु जैसे सत्य। प्रत्येक रचनाकार अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का सहारा लेता है। उसके सृजन के मूल में शब्द होता है, इसीलिए शब्दों को से उसका लगाव स्वाभाविक है। शब्द न हो तो अभिव्यक्ति गूंगी हो जाए। इसीलिए अधिकांश कवियों ने शब्द को लेकर कविता लिखी है। बानिया भी इसके अपवाद नहीं है। शब्द संदर्भ शीर्षक कविता में वे कहते हैं, मैं शब्दों से मोहित हूँ, सम्मोहित हूँ मैं शब्दों से। मेरे प्रतिनिधि हैं ये, मेरी आवाज है शब्द, हैं मन के भीतर, हृदय के सारथी, भावाभिव्यक्ति के सारथी। अक्सर संवेदित क्षणों में, आभास के क्षणों में केवल यही मुझे अभिव्यक्ति देते हैं। यह जीवन अत्यंत जटिल है। बहुत बार हमें जो आभासित होता है वह सच नहीं होता। वास्तविकता कुछ और होती है और हम एक भ्रम में जी रहे होते हैं। एक उर्दू शायर ने इस अनुभूति को इन शब्दों में व्यक्त किया है, रोज चलता हूँ जहाँ से आगे, फिर वहीं लौट के आ जाता हूँ। बारहा तोड़ चुका हूँ जिन दीवारों को, उन्हीं दीवारों से टकराता हूँ। अमर बानिया इस अनुभूति को इन शब्दों में बयां करते हैं। आज भी उसी तरह अनवरत दौड़ रहा हूँ, लेकिन पहले उठाए कदम की ही स्थिति में हूँ। जहाँ से शुरू की थी यात्रा, आज भी वहीं पर स्थित हूँ। तो ऐसे संवेदनशील कवि हमारे बीच में हैं अमर बानिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और अब हम लोग अमर बानिया से उनकी कविताओं का पाठ सुनेंगे। मैं अब ये मंच मिथिलेश जी के हवाले कर रहा हूँ कि इसे आगे बढ़ाएं। मिथिलेश जी। धन्यवाद ब्रजन जी। अपने नेपाली भाषा और साहित्य और उसकी परंपराओं से हमें परिचित कराया। ये सचमुच बहुत ही प्रासंगिक वक्तव्य रहा।
इतना संक्षिप्त लेकिन सारा कुछ समेटते हुए वो आप ही कर सकते थे। और जब हम नेपाली भाषा के बारे में और भारतीय संदर्भ में इस भाषा की प्रासंगिकता और उसकी संवैधानिक स्थिति को जानने के बाद कवि में हमारी उत्सुकता और बढ़ गई है। तो ऐसे कवि अमर बानिया लोहोरो जो सिक्किम से जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं कि वो कविता पाठ करें। जैसे 2-3 कविताएं वो नेपाली में पढ़ेंगे और उसका अनुवाद हम लोग पढ़ेंगे और फिर वो अपनी कविताओं के अनुवाद ही हिंदी में पढ़ेंगे। तो अमर बानिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिखावट के इस मंच पर। लिखावट पिछले 35 वर्षों से कविता को लेकर सक्रिय है बानिया जी, और इसके संस्थापकों में रघुवीर सहाय, मंगलेश डबराल, मैं और तमाम मित्र, जिसमें ब्रिजेंद्र त्रिपाठी भी शामिल हैं। ये कविता का मंच है, इस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमर बानिया जी अनम्यूट करेंगे। नमस्कार और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूर्वोत्तर भारत का सीमांत राज्य सिक्किम, गांगटोक सिक्किम से अमर बानिया लोहोरो, जो कि एक अति सामान्य इंसान हूँ जी, आप सब ने जान चुके हैं। तो सबसे पहले आदरणीय मिथिलेश श्रीवास्तव साहब के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने इस तरह कविता और कविता मंच प्रदान करके हमें विशेष सहयोग दिया है। और इस कार्यक्रम के प्रमुख पर्यवेक्षक, हमारे समालोचक, परम आदरणीय डॉक्टर ब्रजेंद्र त्रिपाठी साहब के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ, जो कि आपके संपर्क से ही यह मंच तक आने का मौका मिला। जो आप समझ ही रहे होंगे कि मैं हिंदी, ईमानदारी से कहता हूँ, ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, नहीं पाता हूँ। यह इसलिए कि मेरी मातृभाषा नेपाली है, जो इसके बारे में इतिवृत्त हमारे त्रिपाठी साहब बता चुके हैं। और यह एक भारतीय संवैधानिक भाषा भी है करके इसके बारे में भी जो बता चुके हैं, जो 31 अगस्त 1992 से अष्टम अनुसूची में अंतर्भुक्त है। मुझमें हिंदी भाषा के प्रति रुचि तो थी ही, उसके बदौलत हमारे यशस्वी साहित्यकार, अकादमी पुरस्कार विजेता आदरणीय सुभाष दीपक साहब ने मुख्य रूप से उत्साह और सहयोग भी प्रदान किया और कर रहे हैं, जिन्होंने मेरी कविताओं को हिंदी अनुवाद कर हिंदी की विस्तृत क्षितिज तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। आज
यहाँ उनके ही द्वारा अनुदित जो कृति है जीवन चित्र, जो 2008 में छपी थी, से कुछ कविताएं पाठ करने जा रहा हूँ। आदरणीय सुधी श्रोताओं, विद्वान विदुषियों, श्री वास्तव साहब ने हमें बताया है कि बहुत कम शब्दों में अपने सिक्किम राज्य के बारे में भी कुछ कहना है। जी, हम कंचनजंगा की गोद गांतोक सिक्किम से हैं, जो 16 मई 1975 तक एक सार्वभौम छोग्याल राजतांत्रिक राष्ट्र था। उसके बाद भारतीय महासंघ का 22वां राज्य बन चौतरफी विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ मूलतः 3 जाति गोष्ठियां जैसे कि लेप्चा, भूटिया और नेपाली हैं, पर आज की तारीख में हमारे भारत के ही भिन्न भिन्न भाषी और जातियां रहते आ रहे हैं। यहाँ की जनसंपर्क की भाषा नेपाली होते हुए भी स्थानीय कई भाषाएं बोली जाती हैं। सिक्किम राज्य देश का दूसरा सबसे छोटा पर एक उदाहरणीय राज्य के तौर पे जाना जाता है। ऐसा हम नहीं कहते, यह बात देश विदेश से आने वाले तमाम लोगों की मुंह से सुनते आ रहे हैं। हमें भी यहाँ की हरी भरी वादियाँ और हिम पर्वत श्रृंखलाओं को निहारते वाकई नैसर्गिकता की प्रतीत होती है। मेरी थोड़ी सी जानकारी के मुताबिक यहाँ 600 से अधिक किस्म की सुनखरी यानी कि आर्किड, 240 प्रकार के पेड़, 46 प्रकार के चाँप गुरांस अर्थात रोडोडेंड्रोन, 552 अनेक प्रकार की चिड़ियाँ और 690 प्रकार की तितलियाँ पाई जाती हैं। यूँ कहूँ प्राकृतिक संपदा की खान है सिक्किम। अब हम ज़्यादा कुछ न कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूँ, सिक्किम राज्य प्राकृतिक संपदा से संपन्न राज्य है। अगर पर्यटकीय दृष्टि से देखकर, जानकर लुत्फ उठाना हो तो अनुकूल मौसम में आप खुद भ्रमण कर साक्षी बने। बस सिक्किम के बारे में आज इतना ही। अब हम अपनी अनुदित कविताएं निवेदन करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं 3 कविता बारी बारी से पढ़ूंगा नेपाली, मेरी मातृभाषा में, तो स्वीकारें। शीर्षक अद्भुत महासत्य। जेले सुन्दछ त्यो बोल्दैन, बोल्नै सक्दैन, अनि त्यो बोल्दैन, त्यो पनि बोल्नै सक्दैन। मुखले न केही देख्दछ, न त केही सुन्दछ, तर बाटो मुखै बन्द छ। अड्डा अदालततिर उही अन्धो र बहिरो मुख बोल्दछ, त्यहाँ मुख नै गवाही बन्दछ। त्यसैले त कति सत्यभित्र असत्यहरू पनि हुन सक्दछन्, जहाँ ती वास्तविकताहरू, गवाहीहरू
जहाँ ती वास्तविक गवाहीहरू ट्वाल्ल हेरिरहन्छन्, वाल्ल सुनिरहन्छन्। हन यो कस्तो सत्य, यो कस्तो सत्य, कस्तो अद्भुत महासत्य। ये पहले नेपाली, अब इसकी हिंदी हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। अद्भुत महासत्य, जो सुनता है बोल नहीं सकता, बोल ही नहीं सकता, और जो देखता है वह बोलता नहीं है, वह भी बोल नहीं सकता। मुंह न तो कुछ देखता है, नहीं सुन सकता है, लेकिन चतुर चालाक मोही अड्डे अदालतों में वही अंधा और बहरा मुंह खोलता है, वह मुंह की गवाही बनता है। इसीलिए तो कई सच्चाइयों में झूठ भी हो सकते हैं, जहां वे वास्तविक गवाह विस्फारित आंखों से देखते रहते हैं, आवाज सुनते रहते हैं। बताओ यह कैसा सत्य है, कैसा अद्भुत महासत्य है। बानिया जी, धन्यवाद। अब आप अपना फोन थोड़ा ऊपर कर लें। ठीक है साहब जी जी, धन्यवाद। अब मैं मन को अनंतता, यो असीम आकाशको उचाइबाट, यो जुनको स्वर्णिम दृष्टिबाट मेरो मध्यरातको एकान्तमा जब जब धरतीको हरियाली च्याउँदछु म, तब यस्तो लाग्दछ मलाई कि यो हरियो सागरमा काल्पनिक माछो भई म पौडिरहूँ। अनि यसै प्रात त्यो नील गगन देख्दा मलाई यस्तो लागिरहेछ, यो मेरो मनको मसीमा भावनाको कलम चोबेर त्यो स्निग्ध आकाशको नीलपन भरी हृदयका शब्दहरू, मानवताका कविताहरू निरविराम लेखिरहूँ। मन का आनंद, मन का अनंत, इस असीम आकाश की ऊंचाई से, इस चंद्रमा की स्वर्णिम दृष्टि से मेरे बीच रात के एकांत में जब जब धरती की हरियाली पर दौड़ता हूँ मैं नजरें, जब जब धरती की हरियाली पर दौड़ाता हूँ मैं नजरें, तब ऐसा लगता है मुझे कि इस हरे समुद्र में काल्पनिक मछली बन मैं तैरता रहूं अनवरत। और इसी सुबह इस नील गगन की ओर देखते मुझे ऐसा लग रहा है मेरे इस मन की मसी में भावना की कलम डुबोकर उस स्निग्ध आसमान के नीलेपन भर हृदय के शब्द, मानवता की कविताएं अनवरत लिखता रहूं, अनवरत
लिखता रहूं। मिथिलेश जी, धन्यवाद। आपकी आवाज थोड़ी इको कर रही है। ओके। हाँ, आप पढ़ें। धन्यवाद। पढ़ो सर। पढ़ें वानिया जी। धन्यवाद। शीर्षक 6, मान्छेको आत्मविश्वास। कतै कारखानामा बनिएको बच्चाहरूको कुनै खेलौना जस्तो, कतै कारखानामा बनिएको बच्चाहरूको कुनै खेलौना जस्तो, या कुनै काठको कुनै एउटा वस्तु जस्तो, कुनै सिकर्मीद्वारा कुदेर खिपेर बनिएको होइन। न कुनै राजकर्मीले ढुङ्गा काटेरै बनिएको हो। अरे, न त म माटोकै मूर्ति, न कुनै धातुकै आकृति। यसैले मलाई आत्मविश्वास छ आत्मविश्वास। आर्थिक रूपले विपन्न भए पनि, पूर्ण शिक्षित र ज्ञानी नभए पनि, र कुनै ओहदेदार नपाए पनि, भनौँ अपूर्ण नै भए पनि, निश्चय म मान्छे हुँ। हो, मान्छे हुँ। म मान्छे हुँ। मान्छे, मान्छे, मान्छे। धन्यवाद। अब हिंदी पढ़ेंगे मैं। आगे मैं आगे पढ़ूं सर? इसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे मिथिलेश जी? आदमी का आत्मविश्वास, यही कविता थी ना वानिया जी? जी जी सर। आदमी का आत्मविश्वास, आदमी का आत्मविश्वास कहीं कारखानों में बने बच्चों के खिलौने की तरह, या किसी लकड़ी की किसी वस्तु की तरह, किसी मिस्त्री के द्वारा कुंदेर कर नहीं बने, न किसी राजकर्मी के द्वारा पत्थर को तराश कर बना हो। अरे, न तो मैं मिट्टी की मूर्ति हूँ, न किसी धातु की आकृति। इसीलिए मुझे आत्मविश्वास है। मुझे आत्मविश्वास। आर्थिक रूप से विपन्न होने पर भी, पूर्ण शिक्षित और ज्ञानी न होने पर भी, और किसी ऊंचे पद न होने पर भी, कहीं अपूर्ण ही होने पर भी, निश्चित रूप से मैं एक आदमी हूँ। हाँ, मैं आदमी ही हूँ। आदमी, आदमी, आदमी। वानिया जी। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं हिंदी जो अनुदित है उसे पढ़ने जा रहा हूँ। शीर्षक है जीवन चित्र। प्रॉब्लम है क्या वॉइस में? क्लियरिटी बीच बीच में हो नहीं पा रही होगी। हाँ ठीक है, पढ़े पढ़े। शीर्षक है जीवन चित्र। ऐसे ही देखते अनर्थ की तरह लगता है, फिर गहराई से सोचते हुए सार्थकता का आभास होता है। पता नहीं यह
कैसा चित्र है, अस्थिर और अस्पष्ट। लगता है यह अद्वैत चित्र है। इस तरह देखने वालों में कईयों ने शायद संपूर्णता प्राप्त की हो, लेकिन कई तो खुद को खो चुके होंगे, क्योंकि इस चित्र को देखते हुए पल पल क्यों खुशी होती है, क्यों पल पल डर लगता है। कभी बेहद खुश होना, कभी बेहद डर लगना इस चित्र का रहस्य ही है। इसीलिए यह द्वंद्व है। सचमुच सचमुच यह कैसा चित्र है। देखते देखते रंग बदल जाने की तरह और आकार भी बदल जाने की तरह। कैसा है यह जादूगर चित्र। चुपचाप सलबलाने वाला, चुपचाप सलबलाने वाला, अविराम देखते देखते लोप हो जाने वाला। ओहो, यह कितना कितना विचित्र है मेरी आंखों का यह चित्र। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं, यह शब्द तुम्हारे सर्जक के ही हैं। जब जब वह मुझे मिलने जब जब वह मुझे मिलने मेरे हृदय के कक्ष में आता है, जब जब वह निसंकोच बन दिल की बातें मुझे सुनाता है, जब तक मैं इस लौकिक अस्तित्व का इस प्रकार अपेक्षित सहयोग पाता रहूंगा, जब तक मैं स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण की महाशक्ति से सत्यम शिवम सुंदरम के अक्षरों को बटोर कर स्वतःस्फूर्त भावना सद्भावना का मिश्रण कर और सृष्टि संवर्धक तरलता में गूंथ कर अपनी निर्माणाधीन पंक्तियों का निर्निमेष संयोजन करता रहूंगा। कहें अपनी नवीन कल्पना के युग अभिष्ट शब्दों का अभिनव ब्रह्मांड रचता रहूंगा और इस ब्रह्मांड की इन ऐश्वर्यमय सृजनाओं को उस ब्रह्मांड की बस्ती में बसाऊंगा। इस संपूर्ण सौंदर्य को वहीं संरक्षित करूंगा, क्योंकि इस धरती का रक्तचाप उत्तर उत्तर असंतुलित होता जा रहा है और हर साल दिल की व्यथा बढ़ती जा रही है। इस तरह तुम्हारा सर्जक आजकल मुझे धरती का दर्द सुनाता है। आजकल बहुत समय हो चुका वह मानव की मार्मिकता की कथाएं सुना रहा है। हाँ, वर्तमान इसीलिए सृष्टि की कड़वी सच्चाइयां सुना रहा है। अब मैं निवेदन कर रहा हूं, हत्या और हत्यारा। होती नहीं है हत्या, होती नहीं है हत्या सिर्फ असलह से, सिर्फ अस्त्र शस्त्र से, सिर्फ अस्त्र शस्त्रों से, सिर्फ हत्या से लिप्त हाथों से। हत्या तो कलम से भी हो सकती है, वचन से भी हो सकती है, सुझावों और निर्णयों से, भावनाओं और विचारों से भी हो सकती है। ऐसे हत्यारों को पहचानना कठिन है। ऐसे हत्यारों को दंड दिलवाना असंभव प्राय है, जो खुद हत्या न कर दूसरों को उकसाते हैं,
दूसरों को अभिप्रेरित करते हैं, स्वतः स्फूर्त हत्याएं करवाते हैं, लोगों की हत्याएं करवाते हैं। कोई शारीरिक प्रहार ही हत्या नहीं होता, भौतिक हत्या ही हत्या नहीं होती, वैसी हत्या भी हत्या होती है, ऐसी हत्या भी हत्या होती है, और वह भी हत्या होती है। अब मैं निर्जनता में अकेला प्रश्न निवेदन कर रहा हूं। वो तो दिए आवेश में अभिशप्त हाथों से अब लहा लहा बढ़ रहे हैं, परिवृत्ति के दूषित पौधे विश्वव्यापी को विचार। ओहो, न बोने थे, न बोने थे प्रदूषित मन, वचन और कर्म। अब इन उग चुके पौधों को कैसे नष्ट करें? विषमता फैलाते मनुष्यों की तरह बोलते पेड़, विभिन्न रंगों के, विभिन्न आकारों के, कुलबुलाती आकृतियां, फैलती अभिशप्ताएं। अब टूटा चश्मा निवेदन कर रहा हूं। जब तक यह भग्न नहीं था, तब तक इसका मैं तो समझ न पाया। अब यह टूट गया है, तब दिल में सूल गड़ गया है। था यह चश्मा उपहार का, आदर स्वरूप उस याद का। डालता था जेब में प्रयोग के बाद, डालता था जेब में प्रयोग के बाद, धूप या धूल की यात्रा के बाद। जब होता है तो कोई महत्व नहीं होता, गुम हो जाने पर वह पूर्णता विस्मृत नहीं होता। अरे, यह मानव स्वभाव क्या गजब की चीज है। आज अपनी ही गलती से यह पश्चाताप हुआ, अपनी ही गलती से महा पश्चाताप हुआ। अब मैं क्या करूं शीर्षक निवेदन कर रहा हूं। कैसे व्यक्त करूं अपने विपुल ब्रह्मांड के अंदर हो रहे शब्दों के युद्ध के बारे में? कैसे स्पष्ट करूं इस विदग्ध हृदय के अंदर क्रमश आहा शब्दों के बारे में? बल्कि इन युद्धकारक तत्वों के साथ यह मस्तिष्क एक क्षण के लिए क्यों न हो बदले में दे सकता तो अच्छा होता। इन युद्धों की विभीषिकाओं के साथ मेरा मन एक मुट्ठी होने पर भी जी सकता तो अच्छा होता। उफ, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अब निवेदन है देश दर्शन। सपने में ही नहीं ढूंढा, सपने में ही नहीं ढूंढा, केवल सपने में ही नहीं ढूंढा देश के चेहरे को, इस अपने देश को। जागती आंखों में भी ढूंढा, चंडीगढ़ से कश्मीर तक, चेन्नई से कंचनजंगा तक, कि कैसा है मेरा देश। एक बार इस देश को देखने के लिए, एक झलक देश दर्शन के लिए, अंधेरे और उजाले दोनों में ढूंढा। सचमुच कहां नहीं ढूंढा मैंने, जानी अनजानी जगहों पर, निर्जन खामोशियों के बीच, जनपदों के महाकोलाहलों के बीच, लेकिन आवाज के सिवा, सुमधुर पराग के सिवा,
कहीं साक्षात न पा सका अपने अन्वेषण के देश को, मेरी तृष्णा के देश को, शिवा शिवा विधान सभाओं में और राष्ट्र के संसद भवन में इस तरह देश का आभास पा सका, सारे देश का सिर्फ आभास, सिर्फ झलक मात्र। मेरे अन्वेषण की तृष्णा में विश्व इतिहास के महान भारत की खोज के क्रम में सोने की चिड़िया आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया की खोज के क्रम में यद्यपि अपने देश की साक्षात प्राप्ति में मैं भटकता रहा, तड़पता रहा, आकुल व्याकुल होता रहा, कहे पपीहा ही बना रहा मैं। अंततोगत्वा अपने देश को देखा, सचमुच अपने देश से मिला, राष्ट्रभक्ति के गीतों के शोरों में, देशभक्ति की कविता के दिलों में, और देखा इतिहास के पन्नों में, आजादी की उन पुनर्स्मृतियों में, सचमुच वहां देखा अपना देश, वहां देखा अपना देश, देश प्रेमी की आंखों में, क्रमश विज्ञान के गौरव में, मजदूरों और किसानों के पसीनों में, और इसी तरह अतीत के युद्धों की प्राण आहुतियों में, और उन शोक विहल परिवारों में। इस तरह देश देखने के क्रम में और नजदीक से देखा, अपने दिल में देखा अपना देश, आहा कारगिल, बटालिका और द्रास। उन अमर इतिहासकारों की वीरता और सफलता से भीगे उन दृश्यों में, उन भारत सपूतों के लहुओं में, उस विजय ऑपरेशन की सफलता में, अपने उस तिरंगे में देखा मैंने अपना देश, अपने हृदय का देश। अब मैं कवि की महानताएं पढ़ने जा रहा हूं। सच्चे कवि प्रशंसा के अभिलाषी नहीं होते, वैसे कर्मशील आत्मसम्मान के भूखे नहीं होते। वे निर्माता, वे ईशतुल्य पुरस्कार और प्रमाण पत्र के अभिलाषी नहीं होते। उनकी अभिलाषा प्राणी संरक्षण की होती है, प्राणी संरक्षण की होती है और अनंत सृष्टि क्रम की होती है। उनकी अभिलाषाएं तो वैचारिक परिवर्तन की होती हैं, व्यवहारिक परिवर्तन की होती हैं, सामाजिक परिवर्तन की होती है, वैश्विक परिवर्तन की होती है। परिवर्तन संकीर्णता से विपुलता, विशालता की ओर, विध्वंस से निर्माण की ओर, अमानवता से मानवता की ओर, मानवता से महामानवता की ओर। अब मैं निवेदन करने जा रहा हूं स्पष्टीकरण। नहीं लाई गई है इतनी आसानी से इस धरा पर ये कोमल धड़कती जिंदगियां, अस्पताल के प्रसव कक्ष से मां से आंख चुराकर आसानी से। शिशु के रोने की आवाज जीवन के हैं ये प्रमाण, चुनौतियों के मुंह से काल को पराजित कर खून से लथपथ आई है। उन युद्ध भूमियों की विभीषिकाओं को जीत कर मृत्यु से ज्वालाओं और बुलेटों को बचाकर जख्मी होकर आया हूं। अब मैं निवेदन कर रहा हूं समान स्वर। बानिया जी जी सर।
बानिया जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप दो कविताएं पढ़ेंगे, फिर हम लोग कंक्लूड करेंगे। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर, क्या बात है? मैं कह रहा हूँ कि दो और दो कविताएं पढ़ें। केवल दो? ठीक है सर। जी, उसके बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे। ठीक है सर, मैं दो और एक दो ही पढ़ लेता हूँ। और एक साहित्य सार, ठीक है। साहित्य सार। मन हूं मानव का, जो यथार्थ जीकर कल्पना करता हूं। धन हूं धरती का, जो सर्वत्र हूं। प्राण हूं प्राण प्रियता का, जो मानव मानव में हूं। निर्माण हूं सृष्टि का, जो दृश्य और अदृश्य हूं। अब एक ही कविता मैं निवेदन कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है शब्द। मैं शब्द हूं, दृश्य हूं, एकांत रोशनी हूं। अदृश्य आत्मा हूं मैं, नारे चिल्ला सकते हैं मेरे शोरों और व्यंजनों में। सुकर्म कुरबुला सकते हैं मेरी शक्तियों में। मृत आत्माएं जिंदा हो सकती हैं एक बूंद रोशनाई के सेचन में। मैं ध्वनियों में गूंज सकता हूं, पहाड़ों को प्रतिध्वनित कर सकता हूं। तराइयों में पूछ सकता हूं, ब्रह्मांड में फैल सकता हूं। हाँ, मैं शब्द हूं, मैं शब्द हूं, शब्द हूं, शब्द। धन्यवाद। जय मानव। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया पाठ हुआ। मिथिलेश जी, आवाज आपकी नहीं आ रही है। म्यूट किया। हाँ, दहल जी, आप अनम्यूट करें। हाँ जी। आप कुछ बोलना चाहते हैं बानिया जी पर? मैंने अभी अभी 2-4 लाइनें अभी आप लोगों का प्रोग्राम को मैं सुनते रहे, तो ऐसे ही मैंने 8-10 लाइन ऐसे लिखे हैं, मैं इसी को पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। हाँ, पढ़ें। मैं अक्सर में कविता में मेरी रुचि है, और एक पुस्तक लिखा है ज्योति करके, तो इसमें भी बानिया जी की एक कविता है। और जैसे मैंने रिसर्च के बारे में एक बुक लिखा है, जो अभी बीएड और एमएड में और रिसर्च में चल रहा है, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। तो इसी के चलते मैं ज्यादातर हास्य कवि हूँ, दूसरों को हंसाता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने इतना कड़वा लिखा नहीं हूँ, तो आप लोग सुने, लेकिन ज्यादा नहीं है, बस 8-10 लाइनें ही है। ठीक है जी। बानिया बानिया जी पर बोले आप, अगर बानिया जी पर बोलना है तो। वो अच्छा। नहीं, बानिया जी हमसे बहुत पुराने एक मित्र हैं और एक भैया भी हैं, और इनके बारे में जितना बोले वो कम है। एक अच्छे कवि हैं। अभी सिक्किम में ही नहीं, एक राष्ट्र में एक कवि के नाम में इनको बहुत सारे लोग जानते हैं। और भावधन इनका एक ऐसा एक कविता की संकलन है। तो इनके बुक के ऊपर मैंने एक क्रिटिसिज्म लिख दिया था। जैसे एक मध्य मार्ग करके सिलीगुड़ी से एक रंगीन पत्रिका निकलती है नेपाली में,
तो उनके कविता और इस बुक के बारे में क्या-क्या है इसके जानकारी देते हुए मैंने एक समालोचना कर दी थी 3-4 साल पहले और बहुत सारे इनके संपादन है, जैसे अभी बाल भूमि है, तो इसमें हम भी इनके साथ काम करते हैं, थोड़ा बहुत लिख देते हैं, समय कम मिलता है क्योंकि अभी तो नौकरी में है, लेकिन तब भी इनके साथ हमारी जो संपर्क है, संपर्क में हम बहुत सालों से हैं और एक नम्र भाव के आदमी हैं, शायद वो मुझे सुन रहे होंगे, जी लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है कि और ये आगे बढ़ें, सिक्किम नहीं, नेपाली साहित्य में ही नहीं, हिंदी साहित्य में भी ये अभी अव्वल काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान इन्हें आशीर्वाद दें और कुछ करें और साहित्य की सेवा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद दहल जी। अब मैं वाइंड अप करता हूँ। हमने अमर बानिया लोहोरो की नेपाली भाषा में कविताएं सुनी। कवि का हृदय एक अपील करता है विध्वंस से निर्माण की ओर। इसी में मनुष्यता है। विध्वंस में मनुष्यता नहीं है, इंसानियत नहीं है। विध्वंस से निर्माण की ओर अगर इंसानियत का रास्ता चलता है तो सचमुच यह मानव जीवन कितना समृद्ध होगा। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करते हैं। यह पूरा कार्यक्रम लिखावट के YouTube पर रहेगा, जहां आप लोग इसे फिर से और बार-बार सुन सकते हैं। लिखावट के YouTube को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस समय समय पर मिलता रहे। मैं अब यहीं समाप्त करता हूँ। सबसे पहले